गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बेसिकली मैं आपको वेलकम करता हूं इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कोड BEE101 की लेक्चर सीरीज़ में। और मैं सहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया। और मैं आपको बेसिकली अपनी टीचिंग द्वारा जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर रहा हूँ और आप बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को पढ़ने में एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे लिए आपका एंजॉयमेंट जो है वो सराखों पर है। और जो भी आपकी एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एनर्जी ही मुझे मोटिवेट करती है कि मैं यूं ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपके सामने लाता रहूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ये सफ़र, ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे। तो आज बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ना है आज। वो है, स्क्रीन पे हम चलते हैं फटाफट। तो देखिए, आज हमने बेसिकली पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप। देखिए, अगर हम प्रीवियस लेक्चर का फ्लैशबैक लें तो हमने देखा था कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में हम जो एक्साइटेशन दे रहे थे वो स्टेटर में दे रहे थे, ठीक है, और रोटर में हम सप्लाई को इंड्यूस करा रहे थे। और हमने एक फार्मूला डिराइव किया था कि जो भी NS माइनस NR का डिफरेंस होता है, इसी से हमारी जो मोटर है वो बेसिकली घूमती है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि NS माइनस NR की वजह से रोटर घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NS माइनस NR है वो 120 इंटू रोटर फ्रीक्वेंसी FR/P के बराबर है। क्लियर है। इसके अलावा हमने एक और फार्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, जो भी सिंक्रोनस स्पीड होती है NS, उसकी वैल्यू होती है 120 F/P। ठीक, ये एक इंडिपेंडेंट फार्मूला था सिंक्रोनस स्पीड का। अब अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल चुकी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है NS माइनस NR अपॉन NS इज इक्वल टू FR अपॉन F। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि NS माइनस NR अपॉन NS जो है वो स्लिप के लिए हम डिनोट कर रहे हैं S। तो हमें S की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, FR अपॉन F। यानी FR जो हमें मिलता है वो मिलता है F इंटू S। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि द रोटर फ्रीक्वेंसी is S times द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें। देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये आपका स्टेटर है, ठीक, स्टेटर के स्लॉट्स हैं। तो मैं डायग्राम रफ बना रहा हूँ समझाने के लिए।
और इनमें हमने स्टेटर की वाइंडिंग भरी हुई है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाइंडिंग कंडक्टर के फॉर्म में है, वायर के फॉर्म में है, स्टार या डेल्टा में है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे मेरा रोटर है, ठीक है, जो कि घूम रहा है। तो एक क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने बनाया है आपके सामने, इसमें भी कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इस रोटर में जो कंडक्टर्स हैं, अगर आपको याद हो, वो बार्स के फॉर्म में है, एल्यूमिनियम और कॉपर के बार्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे सिंपली ये रोटर के कंडक्टर्स आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये कंडक्टर्स आपके एंड रिंग द्वारा शॉर्ट है, क्लियर है। तो ये आपका एंड रिंग है। तो हमने ये देखा था कि 3 फेज सप्लाई हमने इस तरफ दी थी स्टेटर में, इससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना जो कि ns स्पीड से घूम रहा है। ये स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फ्लक्स स्टेटर से लिंक कर रही है, ठीक है, आर फेज़ की फ्लक्स जो होगी वो φm sin ओमेगा t होगी, वाई फेज़ की क्या होगी? φm sin ओमेगा t माइनस 120, और बी फेज़ की जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी? φm sin ओमेगा t प्लस 120। यानी ये तीनों फ्लक्सेस फाई आर, फाई वाई और फाई बी टाइम डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, क्लियर है। और पोल्स की पोजीशनिंग हमने इस तरीके से करी है स्पेस में कि ये मोटर के जो स्टेटर के पोल्स हैं वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट है। तो हमने दोनों डिस्प्लेसमेंट दे दिया, हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया और हमने स्पेस डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें दोनों डिस्प्लेसमेंट्स मौजूद हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट भी और स्पेस डिस्प्लेसमेंट भी। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो s टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपने स्टेटर को फाई = φm sin ओमेगा t की फ्लक्स दी, तो उस फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इंडिया के केस में 50 हर्ट्ज़ होगा। बट जो रोटर में फ्लक्स जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 इंटू स्लिप। अब आपको पता है कि जो स्लिप है मोटरिंग ऑपरेशन के लिए, जो मोटर चल रही है, मोटरिंग ऑपरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्लिप की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 0 है। यानी s इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये मोटरिंग ऑपरेशन के लिए है। अब स्लिप की वैल्यू 1 कब होगी? जब हमारा nr 0 होगा। यानी ये nr जब 0 होगा तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं जब मोटर जस्ट स्टार्ट लेगी। बट अब जब मोटर चल रही है उस केस में क्या है कि जो स्लिप की वैल्यू है वो 1 से कम है। तो 1 से कम होने की वजह से जो FR आएगी, FR की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.05 मान लीजिए हम स्लिप की वैल्यू इंटू 50। तो लगभग आपको मिलेगा 2.5 हर्ट्ज़। तो देखिए स्टेटर में जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, पर जो रोटर में सप्लाई जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? 2.5 हर्ट्ज़। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो कोर लॉसेज हैं वो स्टेटर में ही कन्फाइंड रहेंगे, रोटर के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि कोर लॉसेज किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस, ये डिपेंड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो ये बहुत निग्लिजिबल होंगे रोटर में, बट स्टेटर में के केस में बहुत ज़्यादा होंगे। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, FR = SF। तो अगर हम देखें हमारे पास 3 फार्मूले निकल के आते हैं जो कि हमने याद रखने हैं। 3 फार्मूले कौन से हैं? देखिए सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास S = NS माइनस NR/NS। ठीक, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आ रहा है FR = SF।
अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा एस एन एस इज़ इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। तो यहाँ से जो एन आर की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी एन एस कॉमन 1 माइनस एस। तो देखिए आपको इन फॉर्मूले का इस्तेमाल रखना है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, जो कि हमने 1 से ही निकाला है। तो आइए देखें कि इस पे बेस्ड, इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ 6 पोल्स एंड ऑपरेट्स एट स्लिप ऑफ 5%। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, सबसे पहला आपका स्टेप है, जो भी आपको वैल्यूज़ दी हैं आपने उन वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, स्लिप 5% दिया हुआ है। स्लिप 5% का मतलब क्या है, 0.05, 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिटरमिन, जो पहला पार्ट कहता है स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रोटर। रोटर की स्पीड का मतलब क्या है, एन आर। तो हमने निकालना क्या है, एन आर। एन आर हमने निकालना है। तो एन आर के लिए हम क्या कहेंगे, एन आर का फॉर्मूला निकाल लेंगे, सिंपल फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, एन आर इज़ इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस, ये फॉर्मूला लगेगा। एन एस की जगह हम रख सकते हैं 120 एफ अपॉन पी, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एस। अब देखिए एफ आपको कितना दे रखा है, 50, और स्लिप कितना दे रखा है, 0.05। अब पोल्स कितने दिए मोटर में आपको, पी कितने दिए हुए, 6। सारा डेटा आपके पास है। 120 इंटू 50 अपॉन 6, 1 माइनस 0.05। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये लगभग 1.00.05 से आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.95, यानी आपको मिलेगा लगभग ये 120 इंटू 50 इंटू 95 अपॉन 6 तो 100, ठीक है। तो ये कट गया आपके दो, तो आपको मिल गया 6 1 6, 6 2 12, 5 2 10, 950 RPM। ये आपका पहला आंसर है ए का। तो आपने लिख देना है आंसर ए इज़ इक्वल टू आंसर ऑफ ए पार्ट 950 RPM, और इसको आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट पे रख देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा पार्ट कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ आर इज़ इक्वल टू एस एफ। लगाते हैं फॉर्मूला, एफ आर इज़ इक्वल टू एस एफ। एस हमें कितना दिया हुआ है, 0.05, 5% है, तो 0.05 इंटू 50, तो 5 अपॉन 100 इंटू 50, 51 का 50, 52 का 100, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 हर्ट्स। तो ये कितना आ गया, एफ आर। तो देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी 2.5 आ रही है, लेकिन स्टेटर की कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टेप डाउन हो रही है। वैसे नॉर्मली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइस होती है जो इस काम को करती है उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर जो है एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की तरह बिहेव कर रही है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रही है। देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी और यहाँ हो गई है 2.5 हर्ट्ज़। पर ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी प्राइमरी साइड में होती है वही फ्रीक्वेंसी आपकी सेकेंडरी साइड में होती है नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि इंडक्शन मोटर इज एनालॉगस टू अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। बट ट्रांसफार्मर में क्या है, अगर आपने यहाँ सप्लाई दिया 50 हर्ट्ज़ का, तो जो लोड साइड होगा वहाँ पे भी आपको 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगा। मगर इंडक्शन मोटर में क्या है, ये साइड स्टेटर है, यहाँ आपको 50 हर्ट्ज़ मिल रहा है, 50 हर्ट्ज़ आप दे रहे हैं, बट रोटर में जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो 2.5 हर्ट्ज़ जा रही है। तो देख रहे हैं डिफरेंस है दोनों में। इवन दो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मोटर एक इंडक्शन मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, बट इट इज़ एनालॉगस टू अ ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया।
इसीलिए हम इसको रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट हमारा निकल गया ये। अब हम देखते हैं इसमें सी पार्ट क्या था, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बी पार्ट का तो आंसर ये आ गया, बी पार्ट का तो आंसर ये आ गया, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, NS। सिंक्रोनस स्पीड से तो घूमेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, 120 F/P। तो ये कितना हो जाएगा, 120 × 50/P। P कितना है आपके पास, P सिंपली आपको दे रखा है 6 पोल्स। तो काटे इसको यहाँ पे साइड में, आपको मिलेगा 1000 RPM। देखिए सी पार्ट आ गया। अब हम डी पार्ट पे चलते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। सिंपल, डी पार्ट क्या है, FR = SF। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। ये पार्ट रिपीटेड हो गया है डी पार्ट, तो उसका आंसर में पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वो पार्ट कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, FR = SF से। तो ऐसा आपके पास कितना है, 0.05 और 55। तो ये 2.5 हर्ट्ज़ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है AKTU के अंदर, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ बेसिक नॉलेज बताया हुआ है इसमें, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आपको सिर्फ इन 3 फॉर्मूलेस को याद रखना है। पहला फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, S पर यूनिट स्लिप NS - NR/NS। दूसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, FR = SF। तीसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, NS = 120 F/P। इस फॉर्मूले को आप अलग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप NR के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा NR = NS × 1 - S। ठीक है? तो ये फार्मूलेज आपको चारों याद रखने हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको चारों फॉर्मूलेज पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय द चैनल, एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट इन रीचिंग एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। ये आप सब लोगों का सपोर्ट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और मुझे एनर्जी मिल रही है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। जो भी मेरे अंदर ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और एक हम कहते हैं कि एजुकेशन बेसिकली क्या है, देखिए एजुकेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस मैं कहता हूँ, वेयर यू लर्न, यू अनलर्न एंड यू रीलर्न। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माय ऑडियंस इज शिफ्टिंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, इज़न्ट इट? तो मेरे जो बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर बरेली, वो भी पढ़ रहे हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप लोग जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं बट और कॉलेजेस में हैं, वो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो एक टीचर के लिए यही चीज़ बहुत अच्छी होती है कि उसके स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इस चीज़ से एक टीचर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट स्टूडेंट इज़ मूविंग ऑन in life and progressing in life, and down the line when the student gets a good job and he comes to meet his teacher, the teacher is very proud। देखिए गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सारे ज्ञान को आपके सामने रख देता है। एक गुरु इज़ नेवर सेल्फिश, ठीक है, जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बट हाँ, आज की डेट में सी टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फास्ट चेंजिंग, तो even if a student is teaching you something, you should learn, because it goes both ways, because there is a difference between a mind of a student and the mind of a teacher। टीचर उस सब्जेक्ट को एक ही स्टाइल से पढ़ा रहा है हमेशा, तो वो उसका एक नेचर हो जाता है उसी स्टाइल से पढ़ाना। बट हो सकता है कि हमने आपको कुछ पढ़ाया, आपने किसी दूसरे स्टाइल से उसे गेन किया और एक अच्छे स्टाइल से गेन किया। तो मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो आप मुझे बताओ, आई एम रेडी टू लर्न इट। व्हाट्स द हार्म इन इट? देयर इज़ नो हार्म इफ़ अ स्टूडेंट इज़ ऑल्सो टीचिंग अ स्टूडेंट, बिकॉज इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मीन्स बोथ
पार्टीज आर बेनिफिटिंग। दोनों फैकल्टीज, दोनों के ब्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बोथ द ब्रेन्स आर डेवलपिंग, isn't it? So with this thought in mind, I just finished the lecture of today, and what else from my side? I don't have to say much words, just my punchline: happy learning and enjoy the channel. Thank you.